वहीं तविश दोपहर के वक्त घर पे सबसे मिलकर एयरपोर्ट जाने के लिए जैसे ही कार में बैठता है तो अपने बगल वाले ड्राइवर की सीट पे बैठे इंसान को देख शौक रह जाता है। उसके मुंह के शब्द हैरानी में भरे निकलते हैं। भाई आप? वो इंसान और कोई नहीं, अभय था। अभय को देख बेचारा तविश दो पल को सदमे में चला गया। उसके एक्सप्रेशन देख अभय कार स्टार्ट करते हुए बिना किसी भाव के कहता है, हाँ मैं, ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे पहली बार देख रहे हो। फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा, सीट बेल्ट जल्दी लगाओ। लो। अभय की बात पे तविश अब भी थोड़ा हैरान हुए उसे देखता हुआ अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। फिर एक पल खामोशी में बीतने के बाद तविश धीरे से उसे देख कहता है, भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो? आप तो होटल गए थे ना? तविश के इस सवाल पे अभय उसे एक साइलेंट लुक देता है, फिर सामने ड्राइविंग करते हुए कहता है, क्यों नहीं जा सकता? वैसे तुम इतने हैरान क्यों हो इस बात पे? तविश अपना सिर हल्का झुका धीरे से कहता है, हैरान हूँ नहीं तो क्या करूँ भाई? आप तो आज तक मुझे मेरे स्कूल तक छोड़ने नहीं आए। आपने शुरू से कहा है सब अकेले करना सीखो, कोई हमारे साथ नहीं रहता हर वक्त। तभी इसकी इस बात पे अभय को जैसे अंदर ही अंदर रियलाइज होता है कि उसने अपने भाई को शायद कितना अकेला छोड़ दिया था। अभय ये सोच कार को एक साइड रोकता है। ये देख तभी असमंजस में आसपास देखता है। भाई आपने कार क्यों रोक दी? हम लेट हो जाएंगे। इतना बोलते हुए तबिस अभय की तरफ मुड़ता है तो अभय उसे ही देख रहा था। ये देख तबिस क्यों उचक सा गया। उसे इस वक्त अभय का बिहेव काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो कुछ कहता कि अभय उसे गले से लगा लेता है। ये देख तबिस शौक रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपने भाई के यूं गले लग तबिस को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक छोटे बच्चे को अपने पिता के सीने से लग कर लगता है, बिल्कुल महफूज। अभय उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे से कहता है, आई मिस यू। उसके ये बोल पर तविश को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। वो अभय से अलग होते हुए उसके माथे को छूकर कहता है, भाई आप ठीक हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, आप उतारो, मैं ड्राइव करता हूँ। अभय उसकी बातों को ले उसका हाथ अपने हाथों में तांग कहता है, तविश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर सॉरी मैं ये सवाल तुमसे कभी नहीं पूछ पाया कि तुम कैसे हो, ठीक हो या नहीं। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। सॉरी, शायद मैं एक अच्छा भाई, बड़ा भाई नहीं बन पाया। आई एम सॉरी। अभी की ऐसी बातों पे तविश काफ़ी हैरान था, पर साथ ही इमोशन भी हो चुका था। वो अपना सिर ना में हिलाकर कहता है, नहीं भाई, आप सॉरी मत बोलो। आप बहुत अच्छे बड़े भाई हो। आज मैं जो भी ऐसो आराम की ज़िंदगी, अंदाजी से भरी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ये सब आपकी वजह से ही जी रहा हूँ। वरना हमारे डैड ने तो हमें अपने पिता के जिक्र से तभी खामोश सा बढ़ गया। ये देख अबे उसके हाथों को हल्का दबाते हुए कहता है, तभी ज़िंदगी के उस पन्ने को याद करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तुम्हें दर्द मिले, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी आगे के हर पन्ने पे तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, न कभी तुम्हारे कामयाबी पे तुम्हारे पास रह सकता, या कभी तुम्हें नए मोड़ पे छोड़ने जा सकता। लेकिन आज जैसे मैंने किसी की बातों पे रियलाइज़ किया कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं अपने भाई को अपना तक नहीं फील करवा पाया। मैं तुम्हें ये हक नहीं दे पाया कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले मुझे याद करो। इस बात पे मुझे माफ़ कर देना तविश, सॉरी। तविश अबे की बातों पे काफ़ी इमोशनल हो चुका था, लेकिन वो अपने जज्बात संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे भी नाराज़ नहीं था जो आपने माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मुझे पता है आप कहो या ना कहो, आप मेरे लिए हमेशा हो। तबिश की इन बड़ी बातों को सुन अबे उसके गालों को बालों को बिगाड़ते हुए कहता है, बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। इतना बोल अबे वापस से कार स्टार्ट करते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। तबिश अबे की हरकतों पर अपने बाल ठीक करते हुए मुंह सिकोड़ता है। अबे कार रास्ते पर दौड़ाते हुए कहता है, तबिश कार के पीछे वाले सीट पे एक पैकेट है। तभी सभी की बात से पे पीछे देखता है
तो उसमें एक बड़ा सा पैकेट दिख जाता है। तभी उसे लेते हुए कहता है, ये वाला भाई? पर किसका? अबे तुम्हारा है। तभी से बात पे ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं भाई ये मेरा नहीं है, मैं ऐसा कोई पैकेट नहीं लाया हूँ, नहीं। अबे तभी इसकी बात पे अपना सिर पर हाथ फेर छिड़े हुए कहता है, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब खोलो जल्दी। तभी से सुन हैरान नज़रों से अबे को देखता है, फिर जल्दी से उस पैकेट को खोलते हुए देखता है तो वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसमें अबे और तबीज़ की माँ की द्वारा बनाई गई मिठाई थी, जिसे अभय ने स्पेशल तबीज़ के लिए बनवाया था। वो मिठाई देख तबीज़ काफ़ी इमोशनल हो जाता है। कितनी बचपन की यादें जुड़ी थी उनकी इन मिठाई में। तबीज़ इमोशनल होते हुए टेस्ट करता है तो वही स्वाद था। ये देख तबीज़ अभय को साइड करते हुए कहता है, थैंक भाई इस गिफ्ट के लिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि साथ में माँ भी मिल गई है। थैंक यू सो मच। तबीज़ की इस लाइन पे अभी भी कुछ कह नहीं पाया। वो अपने भाई को कुछ अपनी यादों के साथ विदा करना चाहता था, ताकि उसे ये महसूस हो कि वो अकेला नहीं है और इस मिठाई से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। रिश्ते कितने निराले होते हैं, एक कदम की दूरी मिटाने पर भी जैसे मीलों का फैसला तय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी सांची की जैसे इंतहा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी हर कोशिश रेहान की नाराज़गी के आगे जैसे हार मान रही थी। रेहान उसका भिजवाया हुआ लंच, बुके, स्टोरी कार्ड किसी का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। रेहान ने तो सांची का ऑफिस के अंदर जाना भी बंद करवा दिया था। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक रेहान से मिलने के लिए एक मौके का इंतज़ार करती हैं, पर वो पल उसे नसीब नहीं होते। रेहान उसे देख कर भी उसे इग्नोर कर यूं चला जाता है जैसे वो उसे दिख ही नहीं रही हो। ऐसा नहीं था कि रेहान को सांची की फिक्र नहीं थी, उसे अब भी उसकी परवाह थी, और वह परवाह उसे बिना जताए दिखाता भी था। जब बाहर धूप बढ़ जाए तो वो सांची के लिए जूस और पानी भिजवा देता था, और कभी बारिश हो तो उसके लिए अम्ब्रेला भिजवा देता था, पर यह सब उसको बिना जताए करता था। ये बात सांची भी जानती थी। बेचारी सांची रेहान के इंतजार में अपनी शाम ढाल चुकी थी, पर रेहान का दिल अब तक नहीं पिघला। सांची ये देख मायूसी से अपने सामने खड़े चौहान इंडस्ट्री की बिल्डिंग को एक आह भरती है। तभी उसके पेट में जोर की आवाज़ आती है तो सांची को रियलाइज होता है कि उसने अब तक खाना तक नहीं खाया। ये देख सांची अपने बैग को खोल देखने लगती है तो उसमें दिग्विजय जी की दी हुई गई चॉकलेट दिखाई देती हैं, और उसे देख वो अपनी बात याद करती हैं, ज़रूरत इसका तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सांची को ये बात याद कर उस चॉकलेट को बैग से निकालते हुए उसे खोलते हुए खुद पे तरस भरी मुस्कान में कहती है, वाह सांची, दादाजी का इनाम आज तुम्हें ऐसे इस्तेमाल करना होगा। तूने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल तो उनकी बात सच है, मुझे इसकी ही ज़रूरत है। इतना बोलते हुए सांची जैसे ही चॉकलेट का पैकेट खोल उसे खाने को लगती है कि एक दो बाइट में ही कोई हार्ड चीज़ उसके मुंह में लगती है। ये देख सांची चेक करती है तो चॉकलेट के अंदर एक पेपर जैसा चिट था। सांची ये देख उसे चेक करती है तो उसमें कुछ लिखा था। सांची उसे ओपन कर पढ़ती है, जो न मिले वो हासिल करो, भले ही मंजिल के रास्ते क्यों न डटे हो। मुश्किल को आसान होने का इंतज़ार बेफुजाल है वक्त का। सांची इस थॉट को पढ़ती हैं, फिर सोचने लगती हैं, क्योंकि ये थॉट उससे ही कुछ इशारा कर रहे थे, जिसे समझ सांची को एक आइडिया आता है। वह खुश होते हुए कहते हैं, आह दादाजी, क्या आइडिया दिया है। अब तो रेहान तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना बोल सांची जल्दी से अपना बैग और बाकी सामान लिए वहाँ से निकल जाती हैं, और अपने केबिन में रेहान अपनी फाइलों का काम ख़त्म कर सांची का सोच अपनी खिड़की के पास आता है और इधर उधर ताकते हुए नीचे देखने लगता है, पर उसे आश्चर्य होता है कि सांची अपनी जगह पर नहीं थी। यह देख रेहान अपनी घड़ी में देखता है, वक्त अभी काफ़ी था उसके जाने में, और सांची उससे पहले चली गई। ये देख रेहान परेशान हुआ सोचता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर सांची का पूछता है तो वो कहती है, इसमें बाहर मैम पे नज़र रखी हूँ, वह 1 घंटे पहले ही जा
चली गई है आज। और वो काफ़ी हड़बड़ी में थी, साथ ही जाते हुए काफ़ी खुश लग रही थी। उसके बाद सुन रेहान की बोहें तन गई। वो उस असिस्टेंट को घूरता हुआ वहाँ से जाने का कहता है। फिर सांची के बारे में सोच परेशान सा अपनी चेयर पर बैठा हुआ कहता है, चली गई, वो भी खुशी खुशी। मेरा आज इंतज़ार भी नहीं किया। क्या अब वो मुझे बात नहीं करना चाहती है? क्या मैं उससे ज़्यादा नाराज़ हो गया? क्या उसने हार मान ली? क्या मूव ऑन करने का सोच रही है? क्या मुझे वो भूल गई? पर ऐसे कैसे? शायद एक बार कोशिश करती तो मैं मान जाता। नहीं नहीं, सांची के आज तू जाने से बेचारा रेहान काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया। उसका तो अब काम में मन लगने से रहा। वहीं दूसरी तरफ सोरेन ने अपनी तरफ से 100% शॉट देने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे डायरेक्टर को ये मंजूर नहीं था। वो बार बार रीटेक बॉल शोरे को जैसे तंग कर रहा था। उसे शोरे की हालत से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देख वहाँ के सारे लोग को गुस्सा आ रहा था, पर वहीं शोरे बिल्कुल काम में बिहेव करते हुए बस शॉट देने की कोशिश कर रहा था। पर यह एक्शन सीन था जिसमें शोरे को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तभी लास्ट सीन करते हुए सामने वाले ने शोरे के हार्ट साइड के शोल्डर पे मारा, जिससे शोरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और वो अपना सीने पे हाथ रख घुटनों के बल ज़मीन पे धम से गिर गया। तभी लास्ट सीन करते हुए सामने वाले ने शोरे के हार्ट साइड के शोल्डर पे मारा, जिससे शोरे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और वो अपना सीने पे हाथ रख घुटनों के बल ज़मीन पे धम से गिर गया। ये देख वहाँ मौजूद सब घबरा गए। काफ़ी सारे लोग शोरे की हेल्प के लिए आगे बढ़े। उनमें स्वामी सबसे पहले शोरे के पास पहुंचा और शोरे को चेक करते हुए जल्दबाजी में पूछता है, सर आप ठीक हैं? आपको कहीं लगी नहीं? सर हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। शोरे का चेहरा दर्द में हल्का पीला पड़ गया था, पर वो स्वामी को इस दर्द में भी रोकते हुए कहता है, नहीं स्वामी, मैं ठीक हूँ। स्वामी उसकी ऐसी हालत देख चिंता भरे स्वर में कहता है, सर आप ठीक हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। आप अपने लिए नहीं, मेरी तसल्ली की खातिर आप हॉस्पिटल चलिए प्लीज़ सर। स्वामी की बातों में शोरे के आसपास लोग भी हामी भरते हुए उसे हॉस्पिटल चलने का कहते हैं। वहीं उस फिल्म का डायरेक्टर भड़कते हुए तेज आवाज़ में चीखते हुए उठता है और शोरे के पास मौजूद लोगों पे गुस्सा करते हुए कहता है, कट कट कट, ये क्या हो रहा है? तुम लोग ने बीच में आके सारा सीन खराब कर दिया। किसने तुम लोगों को इजाज़त दी मेरे सीन के बीच में आने की? मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। पिछले 2 घंटे से मैं एक परफेक्ट शॉट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रीटेक ले रहा हूँ, पर नहीं, सबको दिखाई नहीं दे रही है मेरी मेहनत। चलो हटो वहाँ से, हमें फिर से शॉट लेना होगा। ऑल ऑफ यू बैक टू द पोजीशन। उस डायरेक्टर की बात पे सब हैरान रत में उसे देखने लगे। आखिर क्या वो अंधा है जिसे शोरे की बिगड़ती हुई हालत नहीं दिख रही है? यहाँ तक उसके साथ परफॉर्म करते एक्टर तक को शोरे के लिए बुरा लग रहा है। वो उसकी चिंता कर रहा है, पर डायरेक्टर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देख स्वामी जल्दी से उठकर डायरेक्टर के पास आता हुआ थोड़े गुस्से से कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आपको शोरे की हालत दिख नहीं रही है? आप उनकी हालत देखते हुए भी उन्हें फिर से शॉट देने को कह रहा है। आपके सीने में दिल नहीं है। स्वामी की बात पे वो डायरेक्टर अपनी आंखें चढ़ाकर कहता है, सीने में दिल का पता नहीं, लेकिन न मेरे अंदर अब पैसेंजर्स हैं और न पॉकेट में पैसे हैं। मैं ऑलरेडी इस फिल्म के लिए इतने दिन वेट कर चुका हूँ। अगर तुम्हारे सर की इतनी ही तबीयत खराब है तो प्रोड्यूसर को बोलकर परमानेंट छुट्टी कर क्यों नहीं लेते? ये वक्त बेवक्त आकर हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वर्क एथिक्स नाम की चीज़ भी होती है। उस डायरेक्टर की बात सुन स्वामी का पारा चढ़ गया, लेकिन वो कुछ कहता है कि उसके कानों में शोरे की आवाज़ पड़ती है। स्वामी स्वामी शोरे की आवाज़ पे उस डायरेक्टर को घूरते हुए शोरे के पास चला जाता है। वही उस डायरेक्टर के पास बैठा जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर सिचुएशन को देख उनसे कहता है, सर हमें लगता है आप थोड़े ज़्यादा होश हो रहे हैं। हम सबको शोरे मित्तल की कंडीशन छुपी नहीं है और आप जिस तरह के सीन उससे करवा रहे हैं ये और भी ज़्यादा होश हो रहे हैं। हमें लगता है हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो डायरेक्टर उसकी बात सुन गुस्से में कहता है,
कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, और वैसे भी वर्क रूल्स भी कुछ होते हैं। मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे पता है कब क्या और कैसे सीन डालने हैं। इतना बोल वो डायरेक्टर शॉट रेडी करने को कहता है। वो जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर शौर्य से शॉट का पूछता है तो शौर्य अपने दर्द में भी राजी हो जाता है। ये देख स्वामी को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता आखिर शौर्य ऐसा कर क्यों रहा है। उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो इंडस्ट्री का सबसे टॉप का एक्टर था और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी था। उसके नाम पे ही तो आधी से ज़्यादा फिल्मों की टिकट बिकती थी। वो चाहे तो शूट कैंसिल करवा सकता है, महीने तक इस बात पे कोई सवाल तक नहीं उठा सकता। यहाँ तक एक बात, कुछ पर्सनल इंजरी की वजह से शूट कैंसिल होने पर सारा नुकसान खुद पे किया था ताकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। शौर्य भले ही मनमौजी इंसान था लेकिन वो अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट था। सारे डायरेक्टर शौर्य के साथ काम करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन न जाने इस डायरेक्टर को शौर्य की कामयाबी से क्या जलन मची है। शौर्य दोबारा शॉट लेने को खड़ा होता है। फाइनल टचअप के बाद शॉट फिर से शुरू होता है। शौर्य की हालत ठीक नहीं लग रही थी पर वो शॉट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक 5 से बचते हुए शौर्य पीछे हटने की कोशिश करता है कि उसके सीने में वापस से तेज़ दर्द होने लगता है। उसके घाव अब तक भरे नहीं थे। वह वापस से लड़खड़ा जाता है पर स्वामी बीच में आकर जल्दी से उसे संभालता है। साथ ही उसके साथ काम कर रहे एक्टर भी अपना शॉट छोड़ शौर्य को संभालते हैं। ये देख वो डायरेक्टर फिर से भड़कते हुए गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल गोइंग ऑन। ये शॉट के बीच में कैसे घुस गए तुम यू असिस्टेंट, बाहर निकालो इसे। वो डायरेक्टर गुस्से में आगे बढ़ता ही है कि तभी कोई उसके सामने जा खड़े होते हुए कहते हैं, स्टॉप। उस इंसान को देख उस डायरेक्टर की भौहें तन जाती हैं। वो उसे अजीब नज़रों से देख कहता है, तुम हो कौन और मेरे रास्ते में क्या कर रही हो। उस आवाज़ को सुन शौर्य भी सामने देखता है तो सामने और कोई नहीं, निहारिका थी। निहारिका को देख शौर्य की नज़रें हैरानी में बदल गई। वहीं स्वामी को अब जैसे कुछ रिलैक्स का महसूस हुआ है क्योंकि वो जान चुका था निहारिका ही है जो इस सिचुएशन को संभाल सकती हैं। निहारिका अपनी बाहें बांधे उस डायरेक्टर को अपनी नज़रों से घूर कर रही थी। वो डायरेक्टर निहारिका के एक्सप्रेशन देख गुस्से में कहता है, हे यू, तुम हो कौन और मेरे रास्ते में क्या कर रही हो, हटो। निहारिका उस डायरेक्टर की बात अपनी एक उंगली दिखाव से चुप करवाते हुए कहती है, हेलो माय नेम निहारिका अग्रवाल, मैं मिस्टर शौर्य मित्तल की मैनेजर हूँ। इस बात पे वो डायरेक्टर छिड़े हुए कहता है, तो मैं क्या करूँ। निहारिका उसे छिड़े एक्सप्रेशन को और भी जैसे चिढ़ते हुए एक छोटी मुस्कान में अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए, जिस पे वो डायरेक्टर के कदम पीछे हो जाते हैं। निहारिका यूं ही बढ़ती हुई कहती है, सर आपको जो करना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि शायद आप अपनी जॉब भूल गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर से जेल के जेलर तक सफ़र तय कर चुके हैं। निहारिका की बात पे वहाँ मौजूद खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये देख वो डायरेक्टर गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी उंगली पॉइंट आउट करते हुए कहता है, हे यू। लेकिन वो आगे कुछ कहता कि निहारिका उसकी उंगली को अपनी उंगली से जकड़ कहती है, सर यू वाई जेड की बात तो हम डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले वो बात करते हैं जो मैं करने आई हूँ। शौर्य निहारिका को वहाँ यूं देख गुस्से में उसे रोकते हुए कहता है, मिस निहारिका, तुम मेरे काम के बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, बेहतर होगा वापस चली जाओ। शौर्य की आवाज़ पे निहारिका जैसे एक पल थम सी जाती है। वो नाम जिसे शौर्य कभी नहीं सही नहीं लेता था और निहारिका को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता था, लेकिन आज वो नाम लेने पर भी निहारिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी वही नाम को मिस कर रही थी जो शौर्य उसे पुकारता था, मिस नीरा हीरा। निहारिका जल्दी से अपने जज्बातों को काबू करते उसकी तरफ मुड़ कर कहती हैं, वापस जाने के लिए मैं नहीं आई हूँ सर, मैं आपकी मैनेजर हूँ, अपनी ड्यूटी निभाने आई हूँ। बेहतर होगा आप मेरे काम में टांग न अड़ाए। इतना बोल निहारिका स्वामी को देख कहती है, स्वामी अपने सर को वेंटिलेटर में लेकर जाओ।
डॉक्टर वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड हाँ, अगर न माने तो तुम्हारे पास बहुतों के नंबर है, जिसकी ये मानते हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देना, ओके। इतना बोल निहारिका एक नज़र शौर्य को देख वापस से उस डायरेक्टर की तरफ मुड़ती है। वह शौर्य निहारिका की लास्ट वाली धमकी की वजह से चिढ़ सा जाता है। निहारिका उस डायरेक्टर को देख कहती है, हाँ तो मैं कहाँ थी। मिस्टर डायरेक्टर, आप भूल रहे हैं, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, सिर्फ डायरेक्टर। आप जो मेरे सेलिब्रिटी पे पर ये उन्हें देखा टाइप टाउचर आप टाउचर कर रहे हैं, वो यहाँ सब देख रहे हैं। जो आपने वर्क एथिसिन के खिलाफ है, इसके लिए मैं एक्शन ले सकती हूँ। निहारिका के ऐसे बोलने पर वो डायरेक्टर फिर से गुस्से में कहने की कोशिश करता है, निहारिका वापस से उसकी बात काटते हुए कहती है, मैंने कहा ना, आपके ये UYZ की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मेरी बात अब तक ख़त्म नहीं हुई। आपको पता है आपकी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इस फिल्म के एक्टर की पॉपुलैरिटी है, और वक्त आने पे अगर किसी एक को चूज़ करना चाहे तो मेरे ख्याल से आपका नंबर तो आएगा ही नहीं। एंड हाँ, आपको पता है ये शौर्य मित्तल की पॉपुलैरिटी के साथ उसकी बॉडी की कितनी कीमत है। निहारिका के सवाल पे वो डायरेक्टर थोड़ा उचक सा गया। निहारिका अपने कदम उसके करीब बढ़ाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल दे कहते हैं, इतने कि आप खुद को बेच कर भी नहीं चुका पाए। निहारिका की बात पे वो डायरेक्टर गुस्से में उसे देख कहता है, तो मुझे धमकी दे रही हो। निहारिका उसकी आंखों में यूं ही देख एक वार्निंग टोन में कहती है, धमकी नहीं, वार्निंग समझो, क्योंकि आगे ले पल सिर्फ एक्शन होगा। वो डायरेक्टर निहारिका पे गुस्से में कुछ कहने की कोशिश करता है कि निहारिका जैसे उसे इग्नोर करते हुए स्वामी की तरफ पलट कहते हैं, स्वामी व्हाट यू डूइंग हेयर, तुम्हें भी अपनी जॉब लगता है प्यारी नहीं है। निहारिका की बात पे स्वामी हड़बड़ाते हुए जल्दी से शौर्य के पास आता हुआ उसे चलने का कहता है, पर शौर्य तो बस गुस्से में निहारिका को घूर रहा था। उस दिल को जानता है वो इस वक्त कैसी महसूस कर रहा है। धड़कता तो सुकून है, पर साथ ही जज्बातों को गुस्सा। ऐसा मेल हो कि शौर्य को समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। लेकिन तभी शौर्य की नज़र निहारिका के पीछे खड़े डायरेक्टर की हरकतों पे जाती है। वह गुस्से में निहारिका पे तिलमिलाए हुए पास में रखे कांच के बोतल को उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देख शौर्य सब छोड़ निहारिका के पास बढ़ते हुए कहता है, निहारिका। निहारिका शौर्य की आवाज़ पे सामने देखती है। वो डायरेक्टर बोतल से उस पर वॉर कर देता है। ये देख निहारिका शौक रह जाती है, क्योंकि बोतल उसकी जगह उसे बचाते हुए शौर्य के शोल्डर पर लग चुकी थी, जिसपे वो तुरंत ही खून रिसने लगा था। ये देख निहारिका पैनिक करते हुए कहती है, शौर्य आप ठीक हैं, ये खून। शौर्य एक नज़र निहारिका को देख उसकी फिक्र में बढ़ते हुए हाथ को झटक देता है। स्वामी भी शौर्य के पास आता है। वहाँ खड़े सारे लोग तो हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर को जैसे एक पल में अब रियलाइज होता है कि सिचुएशन उसने अपने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दी। अब उसका कैरियर सच में तबाह होने पर हो जैसे हो। स्वामी शौर्य को जल्दी से अपने साथ लेकर जाता है। वही निहारिका तो दिल बैठे जाता है शौर्य की ऐसी हालत देख, उसके गिरते हुए ज़मीन पे खून को देख। निहारिका को बहुत गुस्सा आता है कि वो उल्टे हाथ एक जोर का चाटा उस डायरेक्टर को जड़ देती है, बिना अपने परवाह किए कि उसके आगे क्या होगा। रात का वक्त, चौहान मैंसन। सारे लोग डिनर कर चुके थे। रेहान रुद्रांश के साथ बाहर गार्डन में खेल रहा था। अभय घर आ चुका था और वो इस वक्त रुद्र के साथ बैठ बातें कर रहा था किसी प्रोजेक्ट के बारे में। सुहाना अन्या के हर स्किल को देख काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य थी। उससे अन्या को देख कभी नहीं लगा था कि वो इतनी परफेक्ट गृहिणी भी हो सकती है। उसके हाथों का बनाया हुआ खाना की तो आज सुहाना भी दीवानी है। अन्या ने उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती थी। किसी वजह से उसे एक दिन में ही लगने लगा कि वो इस फैमिली का हिस्सा जैसे बरसों से हो। उसके होठों की मुस्कान इस बात को साफ बयां कर रही थी, जिसे देख अभय भी कुछ राहत में था। सुहाना इस वक्त भी अन्या के साथ मिलकर उसके कामों में हेल्प कर रही थी और ढेर सारी बातें कर रही थी। कहने को तो अन्या की उम्र में वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन वो रिश्तों में सबसे बड़ी दर्जा रखती थी
और सब उस दर्जे को मान देते थे जिसका मान सुहाना भी कर रही थी। अन्या कुछ मिल्क के गिलास प्रिपेयर करते हुए कहती है, सुहाना ये सारे काम अब तुम रहने दो, स्टाफ कर लेगा। तुम ये 2 गिलास पकड़ो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुहाना ये सुन मुस्कुराकर कहती है, अरे भाभी, आपने करने को कहा कुछ दिया, इतने मुश्किल से ये काम मिला है और आप इसे भी छोड़ने को कह रही है। ऐसे तो आलसी हो जाऊंगी, मुझे ऐसी आदत नहीं है, शुरू से काम किया है मैंने। अन्य उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है, फिर उसके हाथों में वो गिलास पकड़ाते हुए कहती है, तो अब आराम करने की आदत डाल लो देवरानी जी, क्योंकि भले ही हाथों में नई दुल्हन की मेहंदी न हो, पर कम से कम उसका नूर तो है। और वैसे भी तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम अब आगे पढ़ाई करोगी। सुहाना अन्या की ये बात सुन चौंकते हुए कहती है, भाभी पढ़ाई? अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैंने आज तुम्हारी बातों में ये महसूस कर लिया है कि तुम हालातों की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई आगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, अभय तुम्हारे साथ है। मैं आज ही अभय से बात कर तुम्हारे एडमिशन का बोलती हूँ। अन्य ये बोलने पर सुहाना कुछ सकुचाते हुए कहती है, लेकिन भाभी पढ़ाई? ऐसे मेरा मतलब है कि अभय क्या? सुहाना को इतना सोचते देख अन्य उसके हाथ में अपना हाथ रख कहती है, कॉमन। सुहाना, अगर मौका मिले तो उसे हासिल करना चाहिए, न कि पीछे हटना चाहिए। मैं भी कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वक्त के खेल के आगे मैं अपने सपने को नहीं छू पाई, पर फिर भी मैंने वक्त आने पे मैंने सब कुछ हासिल किया। इसीलिए कह रही हूँ, अगर मौका मिले तो हासिल करना चाहिए। अगर हिचकती रही तो मौका और वर्ल्ड दोनों हाथ से निकल जाएगा। अन्य की बात को समझती हुई सुहाना एक विश्वास से हाँ में सिर हिलाती है। ये देख अन्य खुश होते हुए कहती है, वैसे तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं थोट ए गुड देवरानी जी। अन्य इतना ही कहती है कि हॉल से किसी चीज़ के टूटने के साथ एक तेज़ भरी बड़ी आवाज़ आती है। रेहान, जिसे सुन सुहाना और अन्य दोनों चौंक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख जल्दी से हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ाती हैं। उस आवाज़ में सब चौंकते हुए बाहर आते हैं। अन्य भी आते हुए जब सामने का नज़ारा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि सांची खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत सही नहीं खड़ी थी। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे, आंखें लाल होने के साथ नशे में झूल रहे थे, हाथों में शराब की बोतल थी। उसे देख साफ पता चल रहा है कि वो नशे में डूबी हुई वहाँ लड़खड़ाते हुए आई है। उसकी हालत देख सारे लोग शौक थे। किसी ने सांची को किसे एक्सेप्ट नहीं किया था। दिग्विजय जी और आकाश जी भी अपने अपने कमरे से आते हुए सांची को इस हालत में देख शौक रह गए थे। वहाँ सब आ चुके थे, लेकिन अभी तक रेहान नहीं आया था। सांची अपने नशे में डूबी आंखों से चारों तरफ देख एक बार रेहान को चीखती है, रेहान। दिग्विजय जी सांची की हालत देख रेहान हैरान परेशान नज़रों से कहते हैं, सांची बेटा, आपने अपनी क्या हालत बना ली है। सांची दिग्विजय जी की बात पे उन्हें देख अपने बालों को ठीक करते हुए लड़खड़ाते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए पैर छूने के लिए झुकती हैं, तो नशे में लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहती हैं, दादाजी आप भी प्रणाम। वो इतना ही कहती हैं कि उसके कदम डगमगा जाते हैं। ये देख अन्या जल्दी से उसे संभालते हुए कहती हैं, सांची तुम ठीक हो। सांची अन्य के सवालों को सुन उसकी तरफ देख बड़े मासूमी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ ठीक। आपको पता है मेरे नहीं ठीक होने की वजह कौन है? इतना बोल सांची अपनी नशे में डूबी आंखों को आसपास फेरते हुए दिग्विजय जी के पीछे खड़े इंसान की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये इंसान। सांची के इशारे में सारे उस ओर देखते हैं जहां रेहान खामोशी से सबसे पीछे खड़ा था। वो भी सांची की ये हालत देख शौक था। सांची अन्य की पकड़ से खुद को संभालते हुए अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से रेहान पर अपनी उंगली पॉइंट किए हुए उसके पास आते हुए उसके फेस पर पॉइंट करते हुए एक नज़र देख सबसे कहती है, हाँ यही इंसान। सांची की उंगली रेहान के फेस पे
उसके नाक, गाल और होठों पर पिच हो रही थी। ये देख रेहान उसका हाथ पकड़ उसके हाथ को नीचे करते हुए सांची को देख थोड़े गुस्से में कहता है, सोना ये क्या तमाशा है? तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने इतनी कैसे पी ली? रेहान के इतने ही सवाल पे सांची अचानक ही फूट फूट कर रोते हुए उसे धक्का देते हुए कहती हैं, आह, तुम मुझे डांट रहे हो? भाभी, रुद्र भाई ये मुझे डांट रहा है। दादाजी, डैड ये मुझे डांट रहा है। ये मुझे मेरे ही घर आने को डांट रहा है। ये मेरा घर है दादाजी, मेरा घर है। इसने मुझे डांटा, मुझे इसकी कंप्लेन लिखवानी है। ये बहुत बुरा है, इसने मुझे डांटा। सांची का ऐसा रोना सुन बेचारा रेहान थोड़ा शक पका गया, क्योंकि सबकी नज़रें उस पर तंज हो गई थी। वहीं सुहाना को हल्की हंसी छूट गई। सांची को दे, वो इन शिकायतों में भी क्यूट जो लग रही थी। दिग्विजय जी ये सब थोड़े अंदाज में कहते हैं। रेहान, दिग्विजय जी आगे कुछ कहते कि रेहान जल्दबाजी में कहता है, दादाजी मैंने क्या किया है? मैं तो खुद रोने लगी, ये तो खुद रोने लगी। दिग्विजय जी अपनी नज़रें तीखी करते हुए देख रेहान बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। आकाश जी मौके को देख सांचे के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ फेर उसे चुप करवाते हुए कहते हैं, सांची बेटा आप चुप हो जाओ, देखो डैड ने उसे डांट दिया, वो आपको नहीं डांटेगा। सांची ये सुन तुरंत ही मासूम बने कहती है, नहीं डांटेगा, बहुत डांटेगा, बहुत गुस्सा करता है मुझ पे। डैड मुझे घर भी नहीं आने देता। मेरा कितना मन करता है आप सबके साथ यहाँ रहने का, पर ये मुझे अपने ही घर नहीं आने देता। मैंने कितना सॉरी कहा, अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी, पर ये माफ़ नहीं करता। मैंने सबसे माफ़ी मांगी, सबने मुझे माफ़ किया, पर इसने नहीं, नहीं किया इसने। सब मुझे बस मुझे तंग कर रहा है डैड। डैड क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आकाश जी सांची की बात पे नामे सिर हिलाकर कहते हैं, नहीं बेटा, आप बिल्कुल बुरी नहीं हो। और किसने कहा कि आप अपने घर नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो, ये आप ही का घर है ना डैड? इतना बोल आकाश जी दिग्विजय जी की ओर इशारा करते हैं, तो वो हामी में सिर हिला देते हैं। ये देख सांची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर साथ ही वो नशे में झूल भी रही थी। ये सब देख अन्या रेहान से कहती है, रेहान सांची को अपने कमरे में लेकर जाओ। ये सुन रेहान थोड़ा उचकते हुए कहता है, भाभी। अन्या उसकी आंखों में आए भाव को समझते हुए थोड़े सीरियस अंदाज में कहती है, रेहान इसे ले जाओ और प्लीज़ इसका ख्याल रखना, ये अभी अपने होश में नहीं है, बाकी हम कल बात करेंगे। ये सुन रेहान आगे कुछ कह नहीं पाता और सांची की तरफ अपना हाथ बढ़ा थोड़े चिड़े स्वर में कहता है, चलो। सांची उसका ये अंदाज़ा देख आकाश जी के पास दुबकते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये मुझे कमरे में ले जाकर बहुत डांटेगा, गुस्सा करेगा। सांची का मतलब है यहाँ करेगा, मैं नहीं जाऊंगी। सांची की ऐसी बातें सुन रुद्र शांत स्वर में कहता है, सांची अगर ये गुस्सा करेगा तो तुम मुझे बता देना, मैं इससे बहुत डांटूंगा, ओके? रुद्र के ऐसे कहने पर सांची एक छोटे बच्चे की तरह सिर हिलाती है। रुद्र रेहान को इशारा करता है तो रेहान सांची की ओर हाथ बढ़ा जबरदस्ती मुस्कुराकर चलने का इशारा करता है। ये देख सांची अपने दोनों बाहें उठाकर कहती है, नहीं मैं गोदी में जाऊंगी फर्स्ट टाइम। सांची की इस बात पे रेहान का तो दिमाग ही घूम गया है, पर वो कुछ कह नहीं पाता उसे, क्योंकि उसका परिवार उससे ज़्यादा इस वक्त सांची की सुन रहा था। साथ ही सांची की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उससे बहस कर सके, इसीलिए वो एक झटके में सांची को गोद में लिए जाने लगा। तो अन्या पीछे से आवाज़ दिए कहती है, रेहान टेक वेयर हर। अन्या के कहने पर रेहान बस हल्का सिर हिला देता है और कमरे की तरफ ऊपर बढ़ जाता है। सांची तो रेहान की बाहों में खुशी से उछलती हुए कह रही थी, हे कितना मज़ा आ रहा है, मैं हवा में उड़ रही हूँ। इतना बोल वो रेहान के मसल्स को पिच करते हुए कहती है, रेहान तुम्हारे मसल कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वाओ। सांची में बोलते हुए रेहान को इधर उधर टच कर रही थी, जिस पे बेचारे रेहान के अंदर के हार्मोन इमोशनल उसे किक करने लगे हो। बेचारे की खुद की बॉडी उससे अपनी बीवी के इशारे पे चलने लगी थी, जिस पे उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था।
वो गुस्से में सांची को देखता है तो सांची ये देख डरते हुए पीछे देख आवाज़ देने को होती है कि रेहान ये देख जल्दी से सांची को कस के पकड़ते हुए वहाँ से तेज कदमों से निकल जाता है ताकि सांची की आवाज़ किसी तक पहुँच न पाए। सांची के जानने के बाद सब एक एक कर अपने कमरे की ओर चल देते हैं, पर वहीं सुहाना जैसे अब भी भूत बने वहाँ खड़ी रह जाती हैं। ये देख अभय उसके पास आता है और उसके आगे हाथ हिलाते हुए एक चुटकी बजाते हुए कहता है, घोड़ा हो या घोड़ी जो खड़े खड़े सो रही हो। अभय की आवाज़ पे आए अभय की तरफ खोए अंदाज में कहते हैं, एरोप्लेन। अभय उचकते हुए कहता है, क्या? सुहाना अभय की किया पर जैसे होश में आती हैं। वो अपने बालों को सही कर एक घूंट लिए अभय को देख चिल्लाते हुए कहते हैं, वो क्या मैंने भी कुछ ऐसा उस दिन नशे में पार्टी वाली रात आपके साथ एरोप्लेन वो को। सुहाना इतना बोलते बोलते रुक गई। वहीं अभय की भौहें तन गई। सांची की बातें और उसकी हरकतों में सुहाना की नज़रों में भी कुछ पुराने नशे के पन्ने आने लगे। उसने भी अभय के साथ कुछ ऐसा ही किया था। उसके पीठ पे चढ़ी थी और यूं ही उछल रही थी। ये सब याद कर बेचारी सुहाना काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा सी हो रही थी। बेचारी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अभय से नज़रें मिलाए। अभय को उसका ये जेस्चर बड़ा क्यूट लग रहा था। वो बिना कुछ कहे सुहाना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है, जिसपे सुहाना सन सी रहकर बस उसे देखती रह जाती है। वही रेहान का कमरा। रेहान उछलती नशे में झूलती सांची को अपने कमरे में ले आता है और उसे बेड पर सुला देता है और बिना उसकी ओर देखे उससे दूर जाने लगता है। ये देख सांची जल्दी से उसका पीछे से हाथ पकड़ती है। रेहान ये देख कुछ रिएक्ट कर पाता कि सांची बेड पर खड़े होते हुए रेहान के पीठ पर आते हुए अपने बाहों का घेरा उसके गले में डाल अपना सिर उसके कंधे पर टिका बड़े क्यूटली मासूम सी सूरत लिए कहती है, अपनी सोना को छोड़ के रेहान तुम कहाँ जा रहे हो? रेहान का दिल सांची के ऐसे कहने पर एक अजीब सी बेचैनी में धड़क उठता है। अपने अंदर ढेरों बेचैनी लिए पर फिर भी रेहान बाहर से कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये देख सांची की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो रेहान को यूं अनजाना सा बिहेव करता देख सुबकते हुए उसे झंझोड़ते हुए कहती है, रेहान चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। चलो गुस्सा ही कर लो। मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी, पर प्लीज़ कुछ तो कहो। तुम्हारी सोना को तुम्हारी चुप्पी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है रेहान। मैं ज़िंदगी भर की नाराज़गी तुम्हारी बर्दाश्त कर लूँगी, पर तुम्हारी चुप्पी और न तुम्हारा मुझे यूँ मुंह फेरना बर्दाश्त नहीं पाऊँगी। रेहान प्लीज़ कुछ तो बोलो मुझसे, मैं तड़प रही हूँ। रेहान तुम्हारी सोना तरस रही है अपने रेहान के लिए। प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा, और अगर चाहिए भी तो सबसे तुम चाहिए। रेहान तुम्हारे साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, मैंने गलत किया, लेकिन रेहान वो गलत भी मुझसे सही लगा था क्योंकि मेरे साथ तुम थे। मुझे सिर्फ साथ चाहिए था रेहान, और नहीं। प्लीज़ रेहान मुझे कहो ना तुम हो मेरे साथ। प्लीज़ रेहान अपनी चुप्पी का जवाब दो ना प्लीज़। यूँ कहते हुए सांची का गला भर आया। वो यूं ही रेहान को थामे रो रही थी। उसके आंसू रेहान की शर्ट को गीले कर रहे थे। सांची जैसा हाल रेहान का भी था। उसकी आंखों में भी आंसू की बूंदें छलक आई थी। वो अपने आंखों के कोने से साफ कर सांची का हाथ पकड़ते हुए अपने गालों से हटाने लगता है। ये देख सांची टूट सी जाती है। उसे लगता है कि वो हार गई। अब वो रेहान को कभी नहीं पा पाएगी। शायद उसकी गलती की सज़ा उसके लिए यूं ही ज़िंदगी भर की सज़ा है। वो रेहान को यूं करते देख एक तड़पती हुई आह ली कहती, रेहान। रेहान बिना कुछ कहे सांची को बेड पर बैठा देता है, फिर अपने कदम दूसरी साइड बढ़ा देता है। सांची रेहान को यूं मुंह फेरते हुए अपना सिर झुका लेती है। रेहान कुछ कदम चल टेबल पर रखे पानी का गिलास उठाता है और पलटता कर एक नज़र सांची के सुबकते हुए झुके सिर को देख वो गिलास ले उसके पास बढ़ जाता है। उसके सामने गिलास बढ़ा देता है। सांची गिलास देख अपने आंसुओं से भीगी बड़बड़ाई आंखों से देखती है तो रेहान उसे अपनी पानी पीने का इशारा करता है। सांची ये देख अपने दोनों हाथों को बढ़ा उस गिलास को दोनों हाथों से मजबूती से थाम लेती है और अपने मुंह से लगा पीने लगती है।
पर उसके नशे में होने की वजह से उसके गिलास छलक रहा था, जिसकी वजह से सांची उस वक्त रुद्रांश से कम नहीं लग रही थी। ये देख रेहान के होठों के कोने बिल्कुल हल्के खिलकर मुस्कान में बदल गए। वो बेड पर सांची के पास बैठते हुए उसका गिलास अच्छे से पकड़ उसे प्यार से पानी पिलाता है। फिर गिलास को साइड में रखते हुए सांची के यूं करीब होता है कि दोनों की नज़रें एक पल को एक दूसरे से टकरा जाती हैं। रेहान की नज़रें उसकी आंखों से होते हुए उसके होठों तक के फासले तय करती हैं। सांची के होठ इस वक्त पानी की वजह से गीले थे, जिसकी देख रेहान के दिल में मचलने लगा था। वो बिना देरी के अपना साथ सांची के गर्दन के पीछे ले जाते हुए उसे थोड़ा अपने करीब करता हुआ उसके होठों पर अपने होठक उसे किस करने लगता है। रेहान के इस एक्शन से सांची शौक रह जाती है। उसने कभी रेहान से ऐसे एक्शन की उम्मीद न की हो, पर वो मीठा मीठा एहसास सांची के रोम रोम में घुलने से रोक नहीं पा रहा था। सांची की भी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रेहान की किस इस वक्त काफ़ी सॉफ्टली से अपने पोसिटेंट की ओर बढ़ रही थी। उसकी ये किस जैसे बयां कर रही कि माफ़ी भी है। रेहान इस वक्त क्या महसूस कर रहा था? दुख सुख से परे सांची के लिए वो खुद को महसूस कर रहा था, अपनी मोहब्बत महसूस कर रहा था। वो ये बता रहा हो कि उसका भी हाल कुछ उसके जैसा ही है। उसके भी इन पलों में एक एक पल का सुकून नहीं मिला और वो इस पल जिंदगी भर का चैन मांग रहा हो। कुछ पल यूं ही इंस्टेंट किस में खोए रेहान धीरे से सांची के होठों को आज़ाद करता हुआ उसे थोड़ा अलग होता है, इतना कि दोनों की बढ़ती सांसें एक दूसरे को छूने के लिए काफ़ी हो और नज़रें एक दूसरे के दीदार के लिए। सांची रेहान की आंखों में यूं देख बेचैनी से कहती है, रेहान। रेहान उसके गालों पर अपना हाथ रख अपने अंगूठे से धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए उसे चुप करवाते हुए कहता है, शी, तुम्हें जो कहना है वो तुमने कह दिया सोना, अब मेरी बारी है। रेहान के यूं कहने पर सांची आंखों में डर और बेचैनी लिए उसे देखती है। रेहान उसके माथे से पानी माथे को सताए बड़े दर्द और तड़प वाले एहसासों में अपने मोहब्बत की भी पिरोए कहता है, लव यू टू सोना। रेहान के यूं प्यार की इजहार पे सांची की आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे रेहान के आने वाले हर शब्द को सुनने को वो बेकरार हो जाती है। रेहान अपने शब्दों को यूं ही दोहराते हुए कहता है, लव यू, मिस यू सो सोना, आई लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी अधूरा हूँ तुम्हारे बिना सोना। प्लीज़ मेरे हो कर मुझे पूरा कर दो। अपने रेहान को हमेशा के लिए हो जाओ प्लीज़। रेहान के यूँ कहने पर सांची अपनी आंखें खोल उसे देख जैसे अपनी बड़ी हुई सांसों में खुद को उसके शब्दों में यकीन लिए कहती है, रेहान। रेहान बिना कुछ कहे अपनी पलकें झपका देता है। ये देख सांची खुशी से झट से रेहान के गले लग रोने लगती है। रेहान भी उसे मजबूरी से हकड़ लेता है। सांची अपनी पकड़ रेहान पर और भी ज़्यादा कसते हुए सुबकते हुए कहती है, आई मस्ट मिस यू रेहान, आई मिस यू। में थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। आई प्रॉमिस मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी जिसका सीधा असर हमारे रिश्ते पे हो। आई प्रॉमिस, लव यू टू। सांची की बात पे रेहान भी उसे मजबूती में थामे कहता है, लव यू टू सोना, लव यू टू सो मच। आज जैसे वो दोनों भी एक बार फिर पूरे हो गए। सांची खुश थी, आखिर उसने अपनी रूठी हुई मोहब्बत दोबारा पा ली। इन बीते दिनों में सांची ने रियलाइज़ किया कि अपनी मोहब्बत के बिना सब कुछ पाकर भी हम कुछ नहीं और उसके साथ हम सब कुछ खोकर भी कुछ बहुत कुछ होते हैं। सांची की ज़िंदगी का ये सेशन उसे वो पहलू समझने के लिए कामयाबी के पीछे भगाता है। अच्छी बात है, लेकिन सच्ची मोहब्बत के साथ चलकर कामयाबी हासिल करना एक अलग बात है। उस पल में अपनी कामयाबी पे ज़िंदगी खुशी होगी, उतना ही अपनी मोहब्बत की आंखों में वो कामयाबी और साथ देकर ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि कामयाबी पाकर अकेले रहने से बेहतर है कि अपनी मोहब्बत के साथ पाए जहां आप उसे साथ जी सके। और साथ ही दूसरों की कामयाबी को खुद से कह अकना भी गलत है। क्या पता हमारी सोच से भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा उसने उस कामयाबी के लिए मेहनत की हो। साथ ही सांची ने ये जाना बड़ा नाम होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि बड़े नाम के साथ बड़ा होना सब कुछ होता है। इसलिए आज से सांची ने खुद को नई पहचान देना का सोचा। मिसेस सांची रेहान राय चौहान सिंह,
दोनों एक दूसरे की बाहों में कुछते और सुकून में थे। रेहान सांची से अलग होने की कोशिश करता है कि सांची उसे अलग नहीं होने देती। ये देख रेहान सांची के सिर पर हाथ सहलाते हुए प्यार से कहता है, सोना। सांची अपना सिर बड़ी सी नाम में हिलाते हुए वैसे ही रेहान के गले लगते कहती है, नहीं नहीं, मैं आज अपने रेहान से बिल्कुल अलग नहीं होने वाली। मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर उसे हक के रेहान चाहती हूँ, चाहे तुम्हें कबूल हो या ना हो। सांची की ऐसी बातों पे रेहान मुस्कुरा उठता है। वो भी सांची को कसकर बाह में थामे पेट पर वैसे ही लेटे हुए धीरे से कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे ज़िंदगी भर के लिए कबूल है। रेहान सांची की बातों में सांची रेहान की बातों पे मुस्कुरा उठती है और वैसे ही रेहान को हक किए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों यूं ही एक दूसरों को हक किए सो जाते हैं। दोनों के दिल के आज सुकून था, क्योंकि उनके धड़कने को उसकी मंजिल जो मिल गई थी, मोहब्बत की मंजिल। इस आगे के हर सुकून फीका है। वही दूसरी तरफ रुद्र अन्या का कमरा। अन्या इस वक्त अपने कमरे में बड़े से बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी थी और वहां चलती ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर खुद को अपनी बाहों में जकड़ रही थी कि तभी पीछे से रुद्र उसके पेट पर अपनी बाहों की पकड़ बनाते हुए अपनी बाहों में छुपा लेता है और उसे यूं ही हक किए कहता है, क्या सोच रही हो वाइफी। अन्या रुद्र के सवाल पे अंधेरे में रोशनी की किरण लिए इस चांद को देख कहती है, रेहान और सांची के बारे में रुद्र, आई विश कि उनका ये साथ हमारे लिए बन जाए और जो भी उनके बीच नाराजगी है सब इस रात के अंधेरे में ढल जाए। रुद्र अन्या की बातों को सुन एक हाल ये कहता है, तुम चिंता मत करो वाइफी, सब ठीक होगा। और वैसे भी तुम्हारा और दादाजी का प्लान कभी फेल हो सकता है। दोनों ने जो सांची को ऐसे आइडिया दिए हैं उसका मैं क्या ही बोलूं। रुद्र की बात पे अन्या अपना सिर घुमाकर एक नज़र उसे देख फिर सामने देख हल्का मुस्कुराकर कहती है, अब हम क्या ही कर सकते हैं रुद्र। आपका भाई ना पिघलने का नाम ले रहा था और ना सांची को एक मौका दे रहा था अपनी बात की माफ़ी मांगने का, तो बस हमने वहाँ उंगली टेढ़ी कर ली। वैसे ये शराब वाला आइडिया दादाजी का था, मुझे मत कहिए। रुद्र अन्या की बात सुन उसके कंधे पर सर रख बड़े क्यूटली कहता है, अच्छा अगर मैं कभी नाराज़ हुआ तो तुम मुझसे मनाने के लिए ऐसा करोगी। रुद्र की बात पर अन्या उसे एक टेढ़ी नज़रों से देख थोड़े बेफिक्र अंदाज में कहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं सीधा जाकर आपके कान पर मारूंगी अगर मेरी बात नहीं सुनी और मुझे गुस्सा हुए तो। अन्या अपना मुंह सिकोड़ बड़े एटीट्यूड से कहते हैं, मैं बहुत स्ट्राइक टाइप की बीवी हूँ। ये सुन रुद्र उसे बड़े मासूम सी शक्ल लिए कहता है, तभी तो मैं डरता हूँ अपनी बीवी से। अन्या रुद्र के एक्सप्रेशन एक नज़र देख खिलखिलाकर हंस देती है। रुद्र भी उसकी खिलखिलाहट देख मुस्कुरा देता है। अन्या अपनी हंसी को शांत करते हुए कहती हैं, चलिए अच्छा है रुद्र, सबकी ज़िंदगी संवारने लगी है। रेहान सांची, अब तो अबे को भी उसकी वजह मिल गई है। हाँ अभी थोड़ी हिचकिचाहट है पर मुझे पता है सब जल्दी सब सुलझा जाएगा, क्योंकि अबे अपनी तरह आपकी तरह ना बुद्धू नहीं है और न ही आपकी इतना वक्त लगाएगा अपनी फीलिंग समझने में। अन्या की बात पे रुद्र की बोझ तन गई। वो अन्या को